Hello students, I hope you all are safe and fine. So in previous class we learnt about Jagirdars and Mansabdars. In this class we are going to read about Jabt and Jamindars. The main source of income available to Mughal rule was tax on the produce of the peasantry. Means मुगल रूल में जो इनकम आता था वो कहाँ से आता था? जो peasants के प्रोड्यूस से जो टैक्स पेड करते थे वो उससे आता था. In most places, peasants paid taxes through the rural elites, that is the headman or the local chieftain. Means जो peasants होते थे वो local chieftain और headman के medium से ही टैक्स को पेड करते थे. The Mughals used one terms, jamindars, to describe all intermediaries, whether they were local headmen of villages or powerful chieftain. अब मुगल ने क्या किया कि एक जमींदार टर्म यूज किया किसके लिए? जो भी हेडमैन या चिफ्टन या विलेज के पावरफुल मैन होते थे उनके लिए एक ही टर्म यूज हुआ था, वो था जमींदार्स. अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर Todermal carried out a careful survey of crop yields, prices and areas cultivated for a 10-year period 1570 to 1580. मिस अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल, उन्होंने 1570 टू 1580 में एक सर्वे किया. वो सर्वे किस पे बेस्ड था? क्रॉप यील्ड्स, प्राइसेस और एरियाज जो कल्टीवेट हो रहे थे 10 ईयर्स के लिए, 10 ईयर पीरियड में उन पे वो उन्होंने सर्वे किया. On the basis of this data, tax was fixed on each crop in cash. अब क्या हुआ? उस डाटा के बेसिस पे जो भी टैक्स होते थे वो उनको फिक्स्ड किया गया क्रॉप पे और किसमें? इन कैश. Each province was divided into revenue circle with its own schedule of revenue rates for individual crop. अब हर प्रोविंस को रेवेन्यू सर्कल में क्या किया गया? डिवाइडेड किया गया उनके अपने स्केड्यूल के लिए, रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप के स्केड्यूल के बेसिस पे. दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त. अब इस रेवेन्यू सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? जब्त बोलते हैं. इट वाज प्रिवलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड सर्वे द लैंड and keep very careful accounts. It was not possible in provinces such as Gujarat and Bengal. अब ये जो रेवेन्यू था, ये जो रेवेन्यू सिस्टम जो जब था वो कहाँ पॉसिबल नहीं था? कौन से प्रोविंस में? गुजरात और बंगाल में. इन सम एरियाज जमींदार्स exercised a great deal of power. The exploitation by Mughal administrators could drive them to rebellion. Sometimes jamindars and the peasants same caste allied in rebelling against Mughal authority. अब जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे किसके अगेंस्ट? पीजेंट्स के अगेंस्ट. तो समटाइम्स पीजेंट्स और जमींदार दोनों आपस में मिलके किसके अगेंस्ट रिबेल्ड करते थे? मुगल अथॉरिटी. These peasants revolts challenged the stability of the Mughal empire from the end of the 17th century. और ये चैलेंज कब फेस करना पड़ा मुगल्स को? इन द एंड ऑफ 17th century. Akbarnama and Aine Akbari. Akbar ordered one of his close friends and courtiers, Abul Fazl, to write a history of his reign. अकबर ने अपने क्लोज फ्रेंड्स जो अबुल फैजल थे उनको रिक्वेस्ट किया कि वो उनके रिजन पे क्या लिखे? एक बुक लिखे. अबुल फैजल wrote a 3-volume history of Akbarism titled Akbarnama. तभी अबुल फैजल ने लिखा अकबरनामा. The first volume dealt with Akbar ancestors and the second volume records the events of Akbarism. First volume जो था बुक का वो किस पे बेस्ड था? वो था अकबर के एंसेस्टर पे, मीन्स हुमायूं, बाबर, उनके एंसेस्टर पे लिखा गया. सेकेंड वॉल्यूम जो था वो अकबर के रीजन पे लिखा गया. द थर्ड वॉल्यूम इज द आईनी अकबरी. और जो थर्ड वॉल्यूम था बुक का उसे हम बोलते हैं आईनी अकबरी. इट डील्ड विथ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, हाउसहोल्ड, आर्मी, द रेवेन्यूज एंड द जियोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर. It also provides rich detail about the tradition and culture of the people living in India. The most interesting aspect about the Aine Akbari is its rich statistical detail about things as diverse as crop yields, prices, wages and revenues.
ये जो थर्ड वॉल्यूम लिखा गया आईने अकबरी, वो किस पे लिखा गया? जो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन थे, उनके हाउस होल्ड, आर्मी, जो रेवेन्यू था, उनका जो जोग्राफिकल एम्पायर था, प्रोवाइड्स इच डिटेल ऑफ उनके ट्रेडिशन कल्चर, इंडिया के जो डिफरेंट ट्रेडिशन कल्चर है उन पे लिखा गया। और जो मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है आईने अकबरी के बारे में कि इसमें ऐसे ऐसे टर्म भी यूज हुए थे जिनका डिटेल इनमें पाया गया, वो था क्रॉप से रिलेटेड, इल्ड से, प्राइसेस, वेजेस और रेवेन्यू के बारे में भी आईने अकबरी में डिटेल्ड डिस्क्राइब्ड हुआ। A closer look Akbar's policies. Now we are going to read about Akbar's policies. The broad features of administration were laid down by Akbar and were elaborately discussed by Abul Fazl in his book, The Akbarnama, in particular in his last volume, The Aine Akbari. जो अकबर के पॉलिसीज थे वो भी किसमें डिस्क्राइब किए गए थे? आईने अकबरी, जो थर्ड वॉल्यूम था बुक का। Abul Fazl explained that the empire was divided into provinces called subas. जो empire थे वो province में divide थे, जिसको हम subas बोलते हैं। Governed by a subadar. उसको कौन govern करता था? सुबेदार। सूबा को कौन govern करता था? सुबेदार। Who carried out both political and military function. और वो कौन सा function carried करते थे? Political and military function. Each province also had a financial officer or दीवान। अब जो प्रोविंस को हमने, जो एम्पायर को प्रोविंस में डिवाइड किया उसे हमने कहा सूबा, और उसे कौन गवर्न करते थे? सूबादार। तो अब इच प्रोविंस के पास क्या था? फाइनेंशियल ऑफिसर था। इच प्रोविंस के पास फाइनेंशियल ऑफिसर था जिसे हम दीवान बोलते हैं। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस द सूबादार वाज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर। ताकि एम्पायर में, प्रोविंस में क्या रह, पीस रह सके, इसीलिए जितने फाइनेंस मिनिस्टर थे और सूबादार उन्हें सपोर्ट करते थे। सच एज मिलिट्री पे मास्टर, जिसे हम बख्शी बोलते हैं, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, सद्र जिसे बोलते हैं, एंड मिलिट्री कमांडर्स, फौजदार, एंड द टाउन पुलिस कमांडर, कोतवाल। तो ये सब टर्म है जो कि किस में थे? प्रोविंस में थे। Noor Jahan influence in Jahangir's court. Now we are going to read about Noor Jahan, the wife of Jahangir, and her influence in Jahangir's court. Mehrunisa. So Mehrunisa was the name of Noor Jahan, married to the Emperor Jahangir in 1611 and received the title Noor Jahan. Noor Jahan ने 1611 में जहांगीर से शादी किया, उसके बाद उन्होंने वो टाइटल अडॉप्ट किया था जहां, नूर जहां उन्हें कहा गया। सी रिमेन्ड एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्क। वो बहुत ही लॉयल और सपोर्टिव थी मुगल एम्पायर के लिए। एज अ मार्क ऑफ ऑनर जहांगीर स्ट्रक सिल्वर क्वाइन बियरिंग हिज ओन टाइटल एज वन साइड एंड ऑन द अदर the inscription struck in the name of the queen Begum Noor Jahan. Means जहांगीर ने उनके ऑनर के लिए एक सिल्वर क्वाइन बनाया जिसके एक साइड में उन्होंने अपना नाम स्ट्रक करवाया और दूसरे साइड में बेगम नूर जहां का नाम स्ट्रक करवाया। The adjoining document is an order, जिसे हम फरमान भी बोलते हैं, of नूर जहां। The square seal states command of her most sublime and elevated majesty नूर जहां पदशाह बेगम। मीन्स नूर जहां को बहुत विशिष्ट माना जाता था और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता था मुगल एम्पायर में, इसलिए उनके नाम से जो एक स्क्वायर सील बनाया गया जिसपे ये लिखा गया कि कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइन एंड एलिवेटेड मैजेस्टी नूर जहां पदशाह बेगम। द राउंड सील स्टेट्स by the son of Shah Jahangir, she became as brilliant as the moon. Okay, may Noor Jahan Padshah be the lady of the age. Means यहाँ पे उनकी इंटेलिजेंस को क्या किया गया था? सराहा गया था। Akbar's noble command large armies and had access to large amount of revenue. While they were loyal to the empire, functioned efficiently, but by the end of the 17th century many nobles had built independent network of their own. As
We read earlier that in 17th century peasants and zamindars both allied each other and rebelled against Mughal authority. मीन्स 17th सेंचुरी की लास्ट तक हमने देखा था कि जो भी नॉबल्स थे या फिर पीजेंट्स थे, जमींदार्स थे, वो आपस में मिलके किसके अगेंस्ट रेबल्ड करना शुरू कर दिए थे? मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट रेबल्ड करना शुरू कर दिए थे। इसीलिए और 17th सेंचुरी के लास्ट तक आते आते जो नॉबल्स थे उन्होंने इंडिपेंडेंट नेटवर्क अपना फॉर्म कर लिया था। Their loyalties to the empire were weakened by their own self-interest. अब जो empire के लिए उनका loyalty था वो धीरे धीरे डिक्रीज करने लगा क्योंकि उनका सेल्फ इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। While Akbar was at Fatehpur Sikri during the 1570s, he started discussion on religion with the ulama, Brahmins, Jesuit priests who were Roman Catholics and Zoroastrians. मीन्स अब अकबर ने डिफरेंट रिलीजन ग्रुप के साथ क्या करना शुरू कर दिया था? रिलीजियस टॉपिक्स पे डिस्कस करना शुरू कर दिया था जब वो फतेहपुर सिकरी में थे ड्यूरिंग द 1570s. द डिस्कशन टुक प्लेस इन द इबादत खाना. कहाँ डिस्कशन होते थे ये रिलीजियस डिस्कशन? इबादत खाना में. ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम ऑफ डिफरेंट पीपल. अकबर किस में इंटरेस्टेड थे? जो रिलीजन और कस्टम थे डिफरेंट रिलीजन्स के, उसमें वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे. इसीलिए उन्होंने इबादत खाना में क्या किया? डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप के साथ डिस्कशन स्टार्ट किया. Akbar interaction with people of different faiths made him realize that religious scholars who emphasized rituals and dogma were often bigots. Their teaching created division and disharmony amongst his subjects. जब अकबर ने डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स के साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया तो उन्हें ये बात समझ में आई कि ये जो रिलीजियस टीचर्स हैं वो कुछ नहीं करते, वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स के पीपल के बीच में. इसीलिए इसे क्या करना चाहिए? बाइगॉट्स करना चाहिए. देयर टीचिंग क्रिएटेड डिवीजन एंड डिसहार्मनी अमॉन्ग्स हिज सब्जेक्ट्स. इसीलिए इनके टीचिंग्स क्या होंगे? डिसहार्मनी क्रिएट करेंगे इनके सब्जेक्ट्स के बीच में. दिस इवेंचुअली लेट अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलह कुल एंड यूनिवर्सल पीस. इसीलिए अकबर ने ये एक आइडिया निकाला जिसे हम बोलते हैं सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस. दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन हिज रेल्म. अब उन्होंने कहा कि मेरे रीजन में जो भी डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट रिलीजन के पीपल हैं उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. इंस्टीड इट फोकस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स. और किस पे फोकस किया? एथिक्स पे फोकस किया. ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस दैट वाज यूनिवर्सली एप्लीकेबल. अब उन्होंने रिलीजियस के बजाय ऑनेस्टी, जस्टिस और पीस पे ज्यादा फोकस किया और इसे ही कहा कि यही एक तरीका है यूनिवर्सल पीस के लिए. अबुल फैजल हेल्प्ड अकबर इन फ्रेमिंग अ विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड दिस आइडिया ऑफ सुलह कुल. और इसमें किसने अकबर को हेल्प किया था? Abul Fazl. This principle of governance was followed by Jahangir and Shahjahan as well. और इस principle को आगे जहांगीर और शाहजहां ने भी follow किया था. Now, look at Sulah Kul. Jahangir, Akbar's son, described his father's policy of Sulah Kul in the following words. As in the wide expanse of the divine compassion, there is room for all classes and the followers of all creeds. So, in his imperial dominion, which on all sides were limited only by the sea, there was room for the professor of opposite religions and for belief, goods and bad. The road of intolerance was closed. Sunnis and Shias met in one mosque and Christian and Jews in one church to pray. He consistently followed the principle of universal पीस. मीन्स जहांगीर ने यहाँ पे सुलह कुल के बारे में डिस्क्राइब किया है कि अब ऐसा दौर आएगा जहाँ पे क्रिश्चियन और ज्यूज दोनों एक साथ प्रे करेंगे और मीन्स डिफरेंट पीपल और डिफरेंट रिलीजन्स के पीपल के बीच में क्या होगा? सुलह होगा, यूनिवर्सल. इसे हम बोलेंगे दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू यूनिवर्सल पीस. ओके, सो ऑल दिस फॉर टुडेज क्लास. In the upcoming class we are going to
discuss about, or we are going to read about the Mughal Empire in the 17th century and after. So thank you and stay safe.